ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाला है। बुलडोजर एक्शन के पीछे क्या बीजेपी का ध्रुवीकरण दांव है, इसका विश्लेषण आज करेंगे। भारतीयों का सब्र लगातार बेपटरी हो रहा है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में यात्रियों की लाइफ कैसे खतरे में पड़ गई है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। सोनम वांगचुक की हड़ताल का आज 19वां दिन है। सोनम वांगचुक को बॉलीवुड से लेकर सियासत तक किसने किसने समर्थन दिया है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट मेसी मैजिक। शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले बात यूपी में शुरू हुए चुनावी जौहर की करेंगे। चुनावी जौहर इसलिए क्योंकि प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 महीनों का वक्त बचा है। 8 महीने पहले बीजेपी ने अपने ध्रुवीकरण कार्ड की धार को और तेज करने की नीयत से जेल में बंद आजम खान का सहारा लिया है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। रामपुर विकास प्राधिकरण के निर्देश पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी 40 में से 38 बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी। प्रशासन की दलील है कि ये 38 बिल्डिंग्स बिना नक्शा पास कराए बनाई गई है। मतलब यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों का अवैध रूप से निर्माण हुआ है। इस बुलडोजर एक्शन के आदेश की टाइमिंग काफी अहम है। विपक्ष का आरोप है कि मुसलमानों को दबाने और डराने के इरादे से कार्रवाई के लिए ये वक्त चुना गया है। इसका मकसद 2027 के चुनाव में फायदा उठाना है। लेकिन यहां कुछ और सवाल भी हैं, जैसे क्या किसी चलते हुए शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग को गिराना जायज है? क्या जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराना ही एकमात्र विकल्प है? क्या यूपी सरकार 38 इमारतों को गिराने के बजाय वैध नहीं करा सकती? क्या सरकार ने सोचा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लगभग 3000 छात्रों के भविष्य का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि 2021 में ही सरकार ने आजम खान की सारी जमीन अपने अधिकार क्षेत्र में निहित करा ली थी, तो अब जाकर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई क्यों? ऐसे ही तमाम सवाल यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले को लेकर उठ रहे हैं। सोच कर देखिए, 1500 बीघा के इलाके में ऐसी 40 इमारतें हैं। अब सिर्फ 2 ही बाकी बचेगी। बाकी 38 बुलडोजर से गिरा दी जाएंगी। एक एक इमारत में कई कई कमरे हैं। 3000 से ज्यादा छात्र छात्राएं मौजूदा वक्त में भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इस कैंपस के भीतर उन्होंने भविष्य के न जाने कितने सपने देखे, लेकिन एक पल में बुलडोजर उन सभी युवाओं के सपनों को रौंद कर रख देगा। यहाँ सिर्फ ऐसी 38 बिल्डिंग नहीं टूटेगी, बल्कि हजारों छात्रों के सपने भी टूटकर बिखर जाएंगे, बिल्डिंग के मलबे में दफन हो जाएंगे। ये जो गेट के अंदर हम दाखिल होते हैं तो ये मैप लगा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी जो है लगभग जो 1500 बीघा ज़मीन में बनी हुई है। इसके बैक साइड पर जो है जो एक नदी है, कोसी नदी, वो बहती है और फ्रंट पर ये रोड है। तो क्या यूपी सरकार उन छात्रों के सपने तोड़ना चाहती है? क्या सरकार के लिए उन 38 बिल्डिंग्स को वैध कराना कोई मुश्किल काम है? रामपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक 38 बिल्डिंग्स का बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का अपना अलग पक्ष है। रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि ये क्षेत्र साल 2024 से उनके अधिकार क्षेत्र में है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का पक्ष है कि जब भवनों का निर्माण हुआ था तब ये क्षेत्र प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, जिला पंचायत के पास था। आरडीए का कहना है कि यूनिवर्सिटी को नोटिस देकर भवनों के नक्शे की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि उसने 2 बिल्डिंग्स का नक्शा जिला पंचायत से पास कराया था। जिला पंचायत की तरफ से 2017 तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब प्रशासन का कहना है कि जब 2 बिल्डिंग के नक्शे पास कराए गए, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी को नियमों की जानकारी थी। जब 2 भवनों के निर्माण की मंजूरी ली गई, तभी बाकी 38 का नक्शा मंजूर क्यों नहीं कराया गया? ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो 40 भवन वहाँ पे निर्मित हैं, उसमें से 38 भवन ऐसे हैं जिनकी मानचित्र स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार से ये अवैध निर्माण पाया गया है और इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया। उन्हें 15 दिन इंतजार करना चाहिए था। वो कैंप उन्होंने लगाई है, ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा कानून है भाई? आप इंतजार तो करते कि दूसरा पक्ष क्या कार्रवाई करना है।
यहाँ डीएम साहब को ये भी बताना चाहिए कि 2024 से ये क्षेत्र उनके अधिकार में है, तो उन्हें नोटिस देने की याद 2026 में जाकर क्यों आई। एबीपी न्यूज संवाददाता ने डीएम से ये भी पूछा कि क्या इस बिल्डिंग को गिराना ही एकमात्र विकल्प है, क्या जुर्माना भरकर उसे वैध या नियमित नहीं कराया जा सकता। प्राधिकरण की जो नियमावली है उसके अनुसार उनको 15 दिन का समय दिया गया है अपने निर्माण स्वयं से हटाने के लिए। इसके बाद अगर निर्माण नहीं हटाया जाता है तो प्राधिकरण अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। प्रशासन की दलील है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन और आजम परिवार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। जवाब संतोषजनक नहीं मिला, इसलिए अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ कंक्रीट की इमारतों का नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य का भी है। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक ये पंडाल बनाया गया है और छात्र छात्रा परामर्श केंद्र यहाँ खोल दिया गया है। ये जिला प्रशासन की तरफ से खोला गया है क्योंकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो छात्र छात्राओं को बताएंगे कि वो किस तरह से आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। शासन का निर्देश था यहाँ कैंप लगाया जाए बच्चों की काउंसलिंग के लिए कि कोई बच्चे पैनिक ना हो पाए। 3000 छात्रों के भविष्य की बात है। ऐसे में सरकार को नियमों से ज्यादा नैतिकता दिखाने की जरूरत है। नैतिकता ये कहती है कि आजम खान को केंद्र में रखकर फैसला ना लिया जाए, बल्कि 3000 छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते हुए सरकार कोई कदम उठाए, क्योंकि यहाँ 24 विभाग है, कई तरह के कोर्सेज चलते हैं। वैसे अगर नियत आजम खान का नाम ही मिटाने की है तो बात अलग है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और बदले की नीयत से सरकार ये कार्रवाई कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार की नजरें पहले से ही टेढ़ी रही हैं। 2019 से 2021 के बीच सरकार ने लीज पर दी गई 170 एकड़ जमीन को वापस लेना शुरू किया। हाईकोर्ट से इसकी मंजूरी ली गई। साल 2023 में आयकर छापों में 800 करोड़ के खर्च का खुलासा हुआ। टैक्स चोरी की आशंका जताई गई। अप्रैल 2024 में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे समेत 13 लोगों पर जमीन कब्जाने के 22 मामलों में आरोप तय किए गए। जुलाई 2024 में जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन को कब्जे में लिया और 2 इमारतों को सील कर दिया। मतलब 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद से जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिन शुरू हो गए। अब 2026 में नौबत यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर एक्शन की आ चुकी है। यही बात विपक्ष को खटक रही है। विपक्ष छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। लिखा है कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगीत साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, जाहिलों की ही जमात एक यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से रौंद सकती है। विपक्षी पार्टियां छात्रों के भविष्य के बहाने बुलडोजर एक्शन के फैसले का कड़ा विरोध कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है। लेकिन असल बात तो ये है, जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई तो वहाँ पे इनका बुलडोजर थक गया है। शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी बनने में बहुत वक्त लगा है, उसको ढाइए मत। वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। इस कमरे 38 इमारतें बन गई हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपाउंडिंग लेकर उसको रेगुलराइज कर दीजिए, उसका नक्शा पास कर दीजिए। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के मुद्दे ने यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। विपक्षी पार्टियों को इसमें ध्रुवीकरण का एंगल नजर आ रहा है। बीजेपी सरकार की मुस्लिमों के प्रति भेदभाव की नीयत दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और सांसद नियम कानून का हवाला दे रहे हैं। एक तो विधिक कार्रवाई प्रचलित है, दूसरा माननीय न्यायालय में भी सुनवाई हो रही है। तो अभी इस पे जब न्यायालय का निर्णय आने दीजिए। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करें। फिलहाल विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बदले की नियत से यूनिवर्सिटी के भवनों को गिराया जा रहा है। सरकार अपने फायदे के लिए 3000 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने में भी पीछे नहीं हट रही।
रामपुर और उसके आसपास की सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के जरिए इन इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाई है। तो क्या बीजेपी की कोशिश आजम खान की यूनिवर्सिटी के बहाने समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगाने की है? क्या आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाकर बीजेपी अपने मतदाता को संदेश देना चाहती है? एक बार रामपुर सीट के नतीजों पर भी गौर करना जरूरी है। रामपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने 3 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। 2024 लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभाओं में पार्टियों की बढ़त देखें तो समाजवादी पार्टी 3 और बीजेपी 2 सीटों पर आगे रही। अब लगता है कि 2027 से पहले चुनावी माहौल बदलने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर आजम खान को हथियार बनाया है, ताकि ध्रुवीकरण के जरिए समाजवादी पार्टी के मजबूत किले को ढहाया जा सके। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के नजरिए का है, तो यूजर्स क्या लिख रहे हैं ये भी जान लीजिए। यूजर्स लिख रहे हैं कि बिल्डिंग गिराने से क्या होगा, किसी सरकारी भवन में ही इसे तब्दील कर देते। सरकारें विश्वविद्यालय बनाकर याद रखी जाती हैं, उन्हें मिटाकर नहीं। इसके अलावा एक यूजर ने यह भी लिखा है कि सरकार चाहे तो इसका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए कर सकती है। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन है, जिसमें हर रोज हो रही लड़ाई झगड़े, मारपीट, मर्डर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुके हैं। बीते 24 घंटे में मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशन से 2 डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर चर्चगेट विरार लोकल ट्रेन में यात्रियों के बीच हुई मारपीट की है, जहां पहले यात्रियों में बहस हुई और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई। दूसरी तस्वीर मुंबई से अंबरनाथ जा रही लोकल ट्रेन की है। यहां सीट को लेकर 2 यात्रियों में झगड़ा हुआ था। जैसे ही ट्रेन ठाकुरली स्टेशन पहुंची, 3 यात्रियों ने दूसरे यात्री पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस वक्त ये दोनों घटनाएं हुई, उस वक्त मौके पर बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके किसी ने भी मारपीट रोकने की कोशिश नहीं की, न ही हिम्मत दिखाई। अब सवाल यहां पर यह है कि मुंबई लोकल में अचानक हिंसा के मामले क्यों बढ़ गए? मुंबई लोकल में यात्रियों की जान क्यों सुरक्षित नहीं है? मारपीट और मर्डर हो गया, रेलवे पुलिस फोर्स कहां थी? जिस लोकल ट्रेन में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, उसी लोकल में इंसान की जान सुरक्षित नहीं, जहां छोटी छोटी बातों पर जानलेवा हमले हो रहे। मुंबई लोकल यानी मुंबई की लाइफलाइन, लेकिन मायानगरी में पटरियों पर दौड़ती इन्हीं लोकल में इंसान की लाइफ कभी भी जा सकती है। हर वक्त खचाखच भरकर चलने वाली इन लोकल ट्रेन में छोटी छोटी बातों पर कभी मारपीट तो कभी मर्डर हो रहे हैं। खुलेआम रेलवे स्टेशन पर हथियार लहराए जा रहे हैं। मुंबई के चर्चगेट विरार लोकल ट्रेन में यात्रियों के बीच जो हुआ, उसने डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जहां चलती ट्रेन लड़ाई का मैदान बन गई। ट्रेन के अंदर पहले कुछ यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि खूनी झड़प की शुरुआत हो गई। जिस वक्त ट्रेन में मारपीट हो रही थी, उस वक्त कुछ यात्रियों ने झगड़े को सुलझाने की कोशिश की थी। इसके बावजूद मारपीट होती रही। ये वीडियो ट्रेन में ही बैठे किसी यात्री ने बनाया है। जिस वक्त ट्रेन के कोच में मारपीट हो रही थी, उसी वक्त एक शख्स वीडियो में मशीन निकाल कहते हुए धमकी भरे अंदाज में बोल रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोकल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से गंभीर सवाल उठ गए, जिससे यात्रियों में दहशत बढ़ती जा रही है। भगवान न करे हार्बर लाइन में कभी ऐसी घटना सुनी नहीं, वेस्टर्न लाइन में सुनी है, और मेरे भी रूह कांपी है। भिवंडी का सुना मैंने और अंधेरी का सुना। कम से कम बड़े जो स्टेशन है उसमें कम से कम बैग की चेकिंग होनी चाहिए। ट्रेन में हुई मारपीट की इस घटना पर रेलवे ने चुप्पी साध रखी है। चर्चगेट विरार लोकल ट्रेन जैसी एक घटना मुंबई से अंबरनाथ जा रही लोकल ट्रेन में भी हुई, जहां एक यात्री पर धारदार हथियार से हमला किया गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि सीट को लेकर यहां एक यात्री का दूसरे यात्री से झगड़ा हुआ था। जैसे ही ट्रेन ठाकुरली रेलवे स्टेशन पहुंची, 3 यात्रियों ने दूसरे यात्री पर हमला कर दिया। हमलावर ठाकुरली स्टेशन पर उतरकर भाग गए। जिस वक्त ये वारदात हुई, उस वक्त भी लोग तमाशा देख रहे थे। वारदात के बाद हमले की सूचना रेलवे पुलिस को दी गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने घायल यात्री को कल्याण के रुक्मणीबाई अस्पताल में भर्ती कराया। मला बोले तू झोपलेला कसं आहे? मी बोलला मी उठतो। या लोकांनी डायरेक्ट आपला काढला आणि मला इकडे मारला, तू उठणार का?
नंतर काढा 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 मागना तो मोठा कालावाला आहे ना, तो याचा सोबत आहे. तो मला बोलतो याला लेप भरलेला आपण, आता सह निघून निघू. हालांकि इस मामले को लेकर जीआरपी कह रही है दोनों में से किसी के पास कोई धारदार हथियार नहीं था. लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति ने हाथ में लोहे का कड़ा पहन रखा था, वही इसके सिर पर लगा. ट्रेन थांबलेली होती थांबली होती थोडा वेळ, आणि ते पण ट्रेन स्टेशनवर नव्हती थांबली सर, काय मध्येच याच्यात थांबलेली काय. आणि मी खाली उतरून टॉयलेट करत होतो. मी वरती चढायच्या पहिले फक्त याला मारलेलं होतं. मुंबई लोकल में हर रोज हो रहे जानलेवा हमलों से यात्री भी खौफजदा है. डर की ये कहानी हर जगह है. कुर्ला में एक शख्स हाथ में धारदार हथियार लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ता दिखा. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर एक शख्स को हिरासत में लिया है. कि नुकीली चीज़ों को लेके आप यात्रा ना करें. उसी के साथ में जो आरपीएफ है, जीआरपी है या स्टेशन स्टाफ है, इन सभी के द्वारा ऐसे कोई संशयित व्यक्ति अगर लग रहा है तो उसकी चेकिंग भी की जा रही है. चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुंबई लोकल से इस तरह की डरावनी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जिसने यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं. आपके माध्यम से हम सभी लोगों से ये आह्वान करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, उसी संयम का मुआना और उसी संयम का जो है वो आप यात्रा के दरमियान भी बनाए रखें. इससे पहले 23 जून को ही मयंक नाम के एक यात्री की लोकल ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. लोकल ट्रेन में कम सुविधाओं और यात्रियों की बढ़ती भीड़ की वजह से छोटी छोटी बातें अब खूनी झड़प में तब्दील हो रही हैं. मुंबई लोकल में सीट पर बैठने को लेकर झगड़ा होता है. भीड़ में धक्का लगने या गलती से छूने पर भी झगड़े हुए हैं. बिना ईयरफोन के मोबाइल पर वीडियो देखना भी झगड़े की वजह बना. भीड़ में ट्रेन में चढ़ने के दौरान भी झगड़े हुए. भीड़ भाड़ वाले कोच में शोर होता है और पर्सनल स्पेस खत्म हो जाता है. लोकल ट्रेन अपनी क्षमता से दोगुने यात्री लेकर चलती है. कोच के हर एक वर्ग मीटर जगह में 14 से 16 यात्री होते हैं. यानी ट्रेन के कोच का साइज तो पहले जैसा ही है, लेकिन यात्रियों की संख्या डबल ट्रिपल हो गई है. सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने मुंबई लोकल पर एक रिसर्च की थी, जिसमें कहा गया कि कई यात्री पहले से ही काम के तनाव, पैसे की चिंता और पारिवारिक दबाव के साथ ट्रेन में सफर करते हैं. भीड़ भाड़ इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है. रेलवे स्टेशन की संकरी सीढ़ियां, फुटओवर ब्रिज से भी लोगों की परेशानी बढ़ती है. आज सीएसटी जाने वाली एक लोकल ट्रेन के महिला कोच में भी विवाद हुआ. सीट को लेकर कई महिलाएं आपस में भिड़ गईं, जिसके बाद एक महिला ने कोच में पेपर स्प्रे माफ कीजिएगा उसका इस्तेमाल कर दिया. मुद्दा क्योंकि आपकी सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए हमने इस मुद्दे पर मुंबईकर्स से बात की. सुनिए उन्होंने क्या कहा. डर का माहौल तो है. जैसे लेडीज कंपार्टमेंट में रेलवे पुलिस का एक बंदा रहता है, वैसे जेंट्स में भी रहना चाहिए. दादागिरी करते हैं नशेड़े लोग. पुलिस का काम ही है पूरा चेकिंग करने का. जब डाउट आता है ना लोगों को, कैमरे सीसीटीवी कैमरे काय के लिए दिए, वो पूरा फिलहाल देखते नहीं. गवर्नमेंट जितना बेरोजगारी करेगा उतना ही धक्का मुक्की, लोकल में चोरी और लोगों में चेन स्केचिंग वगैरह होता है, वो तो बढ़ते रहेंगे. आपने मुझे टच किया, वो ट्रिगर किया, हालांकि आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, लग गया हाथ. ऑलरेडी जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप था ना, वो डिस्प्लेस हुआ और आपके ऊपर आ गया. मुंबई की लोकल ट्रेनें दुनिया के सबसे ज्यादा पैसेंजर लोड के साथ चलती हैं. सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच इनमें पैर रखने तक की जगह नहीं होती. आज आपको मुंबई लोकल का यात्रा चार्ट भी देखना चाहिए. जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक मुंबई लोकल में करीब 120 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की. जनवरी 2026 यानी इस साल के पहले महीने में ही 12 करोड़ 7 लाख से ज्यादा यात्री इन ट्रेनों में चढ़े. हर दिन मुंबई लोकल ट्रेन में करीब 80 लाख यात्री सफर करते हैं. हर घंटे औसतन 3,33,000 और हर मिनट औसतन 5,556 यात्री मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते हैं. यह सच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से यात्रियों की भीड़ बढ़ी है. ठीक है, हम बुलेट ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन पहले से चल रही है उनमें भी यात्रियों की सुविधा पर ध्यान देने की जरूरत है. हालांकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम झगड़ा न करें, संयम बनाए रखें, एक दूसरे की परेशानी को समझें. धक्का लगने पर या बहस होने पर सॉरी बोलकर मामले को खत्म कर दें, क्योंकि 1000 सवालों पर सिर्फ एक चुप्पी ही भारी पड़ती है. तीसरी खबर का रुख करते हैं. बात उस आंदोलन की करते हैं जिसकी बात करने से ज्यादातर न्यूज चैनल बच रहे हैं.
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 19 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे। वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है, बावजूद इसके वो अनशन तोड़ने को तैयार नहीं। वांगचुक की मांग है कि नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन वांगचुक की मांग पर कोई गौर नहीं कर रहा। बस सोशल मीडिया पर उनके आंदोलन की चर्चा की जा रही है। लोग उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सरकार सोनम वांगचुक की सुध क्यों नहीं ले रही, क्यों आकर उनसे बात नहीं कर रही। क्या सरकार उनकी सेहत और बिगड़ने का इंतजार कर रही है? हालांकि विपक्षी पार्टियां उनके आंदोलन की जमीन पर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा रही हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव आज उनसे मिलने पहुंची। कांग्रेस ने अनशन खत्म करने की अपील की। वहीं एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी उनका समर्थन किया। इस बीच वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से उनका रेगुलर चेकअप हो। वांगचुक की जिंदगी कीमती है। उधर सोनम वांगचुक मानो दुष्यंत कुमार के शब्दों में कह रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। विपक्ष भी मांग कर रहा है कि सरकार सोनम वांगचुक से बात करे और इस मसले का कोई हल निकाले। यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि संवेदनहीनता छोड़िए, थोड़ी करुणा दिखाइए। जो कठोरता दिखा रहे हैं, जो कठोरता दिखा रहे हैं, इसको तोड़ें और संवाद शुरू करें। 19वां दिन शायद चल रहा है। 9 किलो के आसपास वजन उनका कम हुआ है, लेकिन हुकूमत तस से मस नहीं। सियासत अपनी जगह, लेकिन इंसानियत और रहम के लिए भी जगह होनी चाहिए। आजकल जिस तरह के पेपर लीक होने लगे पिछले कुछ सालों से, देश के लिए बहुत खतरनाक है। अभी भी मैंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द उस पर कोई बात हो, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो। और हुकूमत से भी हमारी अपील है कि गुजारिश है, डिमांड है कि वो इस पर गौर करें। देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी 2 महीने से शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग कर रही है। सोनम वांगचुक 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। भारत आंदोलनों का देश है। इस देश ने आजादी के आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक देखा है। इन आंदोलनों ने सरकार को झुकने पर मजबूर भी किया है। यही नहीं, देश के जेनजी ने अन्ना आंदोलन भी देखा है। हालांकि अन्ना आंदोलन को लेकर आरोप लगते हैं कि वो सियासी तौर पर हाईजैक हो गया था, लेकिन जब जब आंदोलन हुए हैं तब तब सरकारें हिली हैं। उम्मीद है कि सोनम वांगचुक की कोशिश भी बेकार नहीं जाएगी। वैसे भी यह आंदोलन किसी सियासी लाभ के लिए नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।